हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RIC कॉमर्स क्लासेस। आई एम संदीप रेड्डी। सो आज हम बात करेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम बात करेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। एंट्री क्या होता है, नरेशंस क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो है अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको आज हम समझ के लेते हैं। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन एज वेल एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहा जाता है उसे। जहाँ पे जहाँ पे जिस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी वर्ड, जिस ट्रांजैक्शन में पैसों के बारे में लेन देन नहीं होती है उसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट द एंट्री। एंट्री क्या होती है? एंट्री का मतलब ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, उसको हम प्रॉपर फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, उसे एंट्री कहते हैं। अब बात करेंगे हम नरेशन की। नरेशन मतलब क्या होता है? हम जो कुछ भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, हम जो कुछ भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना, इसका मतलब क्या होता है? नरेशन होता है। नाउ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर विच एन एंट्री इज पास्ड इज कॉल्ड एज नरेशन। और ये नरेशन लिखते समय हमें हमेशा याद रखना है कि हमें ये बीइंग से स्टार्ट करना है या तो फिर फॉर से करना है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमने अगर कैश पेड किया है तो एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये हो गया अपना एंट्री। तो अभी नरेशन हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, बीइंग कैश पेड, ऐसा लिखेंगे नरेशन। तो ये नरेशन का मतलब क्या होता है? ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे द टर्म गुड्स रेफर्स टू मर्केंडाइज द कमोडिटीज आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच ट्रेडर्स ट्रेड। मतलब ट्रेडर्स जिस चीज को ट्रेड कर सकता है, या तो फिर कमोडिटीज या तो फिर आर्टिकल्स, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? गुड्स में आती है। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखेंगे हम यहाँ पे, मेडिसिन आर गुड्स फ्रॉम द केमिस्ट। केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिसिन क्या माना जाएगा? यहाँ पे गुड्स माने जाएंगे। यहाँ पे वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर्स। वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा? यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेबल्स आर द गुड्स। नाउ पार्ट्स लाइक टायर्स, इंजन gearbox, cables are produced by the vehicle manufacturer like Bajaj Auto and Hero Honda. From the point of view Hero Honda company, either Bajaj Auto Motors, from the point of this company, these are called as goods. तो ये हो गया गुड्स का डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं, हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी देखते हैं आज हम। तो ये कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं। तो कैपिटल क्या होता है एग्जैक्टली? तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो बिजनेस का ओनर होता है उसने क्या किया होता है? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया होता है। जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। इन शॉर्ट, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ओनर ने अपने खुद के बिजनेस में जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है उसे कहते हैं कैपिटल। द एक्सिस ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। मतलब जो अपनी एसेट्स जो होती है, एसेट्स जो होती है, अगर एक्सिस, किससे एक्सिस? अगर लायबिलिटी से एक्सिस होती है तो उसे क्या माना जाता है? यहाँ पे कैपिटल माना जाता है। तो कैपिटल का और एक फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वेशन में दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये आपका यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में हो गया। तो इसे कहते हैं कैपिटल। सिंपल टर्म्स में देखेंगे हम यहाँ पे, जो ओनर होता है कंपनी का, अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है जो कुछ भी, उस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? यहाँ पे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल। अभी हम बात करेंगे ड्राइंग मतलब क्या होता है। तो ड्राइंग मतलब सिंपल मतलब है भाई, यहाँ पे
ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस के जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस में से कैश विदड्रॉ करते हैं या तो फिर गुड्स विदड्रॉ करते हैं। और जो विदड्रॉ करते हैं बट वो बिजनेस पर्पज के लिए विदड्रॉ नहीं करते, वहां पे पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे, ड्राइंग्स कहते हैं। राइट। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो यहाँ पे ओनर ने अपने बिजनेस से, बिजनेस की जो कैश है या तो फिर गुड्स है, उसने पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ लिया होगा तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलग टर्मिनोलॉजीज की। जो आगे जो टर्मिनोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब ये डेटर्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डेटर्स मतलब क्या होता है और इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। डेटर्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस, मतलब वो इंसान जो कि बिजनेसमैन को पैसे पे करने वाले होते हैं, ऐसे इंसानों को क्या कहा जाता है यहाँ पे, डेटर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे कौन है, राम है। यहाँ पे कौन है, श्याम है। ये दो दो लोग हैं यहाँ पे। ये जो राम है यहाँ पे, इनका नाम है भाई यहाँ पे राम है, और इनका नाम है यहाँ पे श्याम है। ये श्याम कौन है भाई, यहाँ पे कस्टमर है। और ये राम कौन है भाई, यहाँ पे सेलर माना जाएगा यहाँ पे। तो राम ने श्याम को गुड्स क्या किए भाई, यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किए, मतलब उधार दिए। यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किए, इसका मतलब उधार सेल किया उनको, बराबर है। तो उधार सेल किया इसका मतलब शाम को फ्यूचर में राम को पैसे देने पड़ेंगे वहां पे। तो मतलब क्या है, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस। नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू श्याम इज पेएबल टू द राम इन फ्यूचर। तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से श्याम ये डेटर्स माना जाएगा। राम के पॉइंट ऑफ व्यू से श्याम ये डेटर्स माना जाएगा। तो ये हो गया डेटर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, अ पर्सन टू होम बिजनेस हैज टू पे, मतलब वो इंसान है जिसको बिजनेसमैन को पैसे देने हैं। क्योंकि बिजनेसमैन भी रॉ मटेरियल आते हैं किसी के पास से, तो उधार लेके आते हैं, इसका मतलब वो बिजनेसमैन को फ्यूचर में उनको पेमेंट करना होता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, वो क्रेडिटर्स माना जाएगा। अगेन आई गिव सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक कौन है, कंपनी है यहाँ पे। यहाँ पे कंपनी है, ये कंपनी का नाम हमें पता नहीं, एक्स वाई जेड समझ लो आप लोग। यहाँ पे और एक कंपनी है भाई, यहाँ पे और एक कंपनी है, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है, सप्लाई करती है रॉ मटेरियल। इस कंपनी को, इस कंपनी ने, ये वाई कंपनी हम कंसिडर करेंगे और ये एक्स कंपनी कंसिडर करेंगे। तो ये एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से गुड्स क्या किए, वहां पे परचेस किए। कैसे किए, क्रेडिट पे किए। क्या किए, परचेस किए उन्होंने, मतलब उधार ले लिया। तो इसका मतलब एक्स कंपनी को वाई कंपनी को फ्यूचर में पैसे देने होंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब एक्स कंपनी के लिए ये वाई कंपनी क्या माना जाएगा यहाँ पे, क्रेडिटर्स माना जाएगा। अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे, मतलब वो इंसान जिसको कंपनी को पेमेंट करना है, तो उसे क्या कहा जाएगा वहां पे, क्रेडिटर्स माना जाएगा। अब हम अलग टर्मिनोलॉजी देखते हैं, बैड डेब्ट्स। इसको प्रोनाउंस करते समय हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है भाई, इरिकवरेबल अमाउंट होता है, जो कि हमने कस्टमर को एक बार गुड्स दिया है, बट वो कस्टमर बाद में वापस पैसे देने का नाम ही नहीं लेता है। तो जो पैसे हमारे डूब जाते हैं, वो डूबने वाले जो पैसे होते हैं उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं, उसे बैड डेब्ट्स कहते हैं। एंड इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। तो ये हो गई अपनी अलग टर्मिनोलॉजी। अभी ये तो बैलेंस शीट के रिलेटेड थे। अभी हम अलग सा टर्मिनोलॉजी देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो अलग अलग जो एक्सपेंडिचर है, तीन टाइप होते हैं बेसिकली। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स, मतलब हमने वो एक्सपेंसेस किया हुआ है जो फिक्स्ड असेट्स परचेस करने के लिए किया हुआ है। तो अब ये फिक्स्ड असेट का पर्पस क्या होता है भाई, यहाँ पे टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना, या तो फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर देना। एंड इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो हम फिक्स्ड असेट्स परचेस करते हैं, फिक्स असेट्स में मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे,
लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, कंप्यूटर होता है, फर्नीचर होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिक्स असेट्स के अंदर में आते हैं। तो ये जो हम फिक्स असेट एक बार परचेस करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बेनिफिट देते हैं, और इसके साथ साथ हमें क्या होता है वहाँ पे अपनी एसेट्स भी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ पे, अगर हम मशीनरी परचेस करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, अगर बिल्डिंग एक्सटेंशन करते हैं तो उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और अगर हम कंप्यूटर परचेस करते हैं तो उसे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। अभी हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। भाई जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता था, यहाँ पे बेनिफिट जो होता था लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता था, बट इसमें फ्यूचर बेनिफिट हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें बेनिफिट कैसा होगा, यहाँ पे जो बेनिफिट होगा वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होगा, वहां पे लेस देन 1 ईयर। तो उसे क्या कहा जाता है यहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहा जाता है। जो एक्सपेंसेस हम रेगुलर बेनिफिट पर्पस के लिए करते हैं उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमने शॉप लिया है तो उसका रेंट देना पड़ेगा, अगर हमने एम्प्लॉय रखे हैं तो उनको सैलरी देना पड़ेगा, अगर हमने लेबर रखे हैं तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। सो ये जो एक्सपेंसेस है हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे वो 1 साल का हो, बट उससे ऊपर हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अभी जो एक्सपेंसेस जो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड काइंड में भी होते हैं, बट इसका जो बेनिफिट होता है हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर नहीं मिलता है, जैसे कि रेवेन्यू के नेचर में नहीं मिलता है। तो ये बेनिफिट जो होता है हमें आफ्टर लॉन्ग पीरियड मिलता है। अब इसमें देखा जाए तो फिर हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, अगर हम कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो ये उसका नेचर अगर देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाता है, बट उसका अगर बेनिफिट देखा जाए तो फिर हमें 1 महीने के अंदर भी मिलता है, 2 महीने के अंदर भी मिलता है, या तो फिर 1 साल के बाद भी मिलता है, 2 साल के भी बाद मिलता है। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे असेट साइड में, बैलेंस शीट साइड में लिखेंगे हम, यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट साइड में लिखेंगे हम यहाँ पे। एज वेल एज ये क्या करेंगे हम, सच रिटर्न ऑफ अमाउंट शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको दो इफेक्ट दिखाएंगे हम यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस बोल के भी दिखा सकते हैं, एज वेल एज बैलेंस शीट में हम असेट है बोल के भी दिखा सकते हैं, बिकॉज इनका जो नेचर है डेफर्ड रेवेन्यू, यहाँ पे ये ना ही कैपिटल है और ना ही रेवेन्यू है, तो ये किस टाइप के एक्सपेंसेस माने जाएंगे यहाँ पे, फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हमने कुछ टर्म देखे अभी यहाँ पे। अभी हम बात करते हैं डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, विच वन, फर्स्ट वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड वन इज कैश डिस्काउंट। अभी ये जो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ये जो होता है हमें कैटलॉग प्राइस के ऊपर मिलता है, यहाँ पे कैटलॉग प्राइस के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ गुड्स of rupees 1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded 950। मतलब गुड्स कितने की थे भाई यहाँ पे 9000 की, तो हमें क्या मिला वहाँ पे 5% डिस्काउंट मिला, मतलब 50 रुपए हमने इसमें से डिडक्ट कर दिए, तो हमें अभी पे कितने करने हैं यहाँ पे, खाली 950 पे करने हैं। द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड फॉर रुपीज 950, तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, यहाँ पे 950 रिकॉर्ड किया जाएगा। बट ये जो कैश डिस्काउंट जो होता है ये कब दिया जाता है, इट एनकरेज फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसमें एनकरेज किसको किया जाता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट। जैसे कि भाई आपने ये शॉप पे चले गए, यहाँ पे एक शॉप पे चले गए, आप यहाँ पे चले गए 5000 की चीजें लिए, और ये भाई साहब को आपने पेमेंट इमीडिएटली कर दिया, तो ये भाई साहब बोले आपको कि भाई आप 5000 की बजाय आप मुझे 500 रुपए कम दे दो, आप प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मैं आपको 500 रुपए कम चार्ज करता हूँ, तो आप मुझे क्या करो 4500 दे दो। तो मतलब इसका मेन मतलब जो होता है, ये जब हम पैसे लेते हैं या तो फिर देते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट या तो फिर प्रॉम्प्ट रिसिप्ट जो होता है, उस टाइम पे जो कंसेशन दिया जाता है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ये दोनों में फर्क था यहाँ पे। अब आगे की टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिस इंसान की असेट्स लायबिलिटी से ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जिस इंसान की
असेट्स ज्यादा होती है लायबिलिटी से, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। अभी एग्जांपल पे देखा जाए तो यहाँ पे देख लो, अ पर्सन टोटल असेट हैव बीन कैलकुलेटेड 50 lakhs। उस इंसान की ये जो इंसान है उसका जो असेट्स है कितना है भाई, यहाँ पे 50 lakhs है। एंड हिज टोटल डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्जा, मतलब देना होता है लोगों को, कितना है भाई यहाँ पे डेप्ट उनका 30 lakhs है। मतलब उनकी लायबिलिटी कितनी है 30 lakhs है। तो बचेंगे कितने फिर भी इनके पास 20 lakhs बचेंगे। तो ऐसे कंपनी को या तो फिर ऐसे इंसान को सॉल्वेंट कहा जाएगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब ये होता है जिस इंसान का लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जिस कंपनी का लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा होता है तो उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अब एग्जांपल देख लो यहाँ पे भैया, ये जो नाम का पर्सन है उसका एसेट्स कितना है भाई, यहाँ पे 20 lakhs है। और उसका लायबिलिटी कितना है, लायबिलिटी कितना है 50 लाख है। इसका मतलब इस कंपनी के सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझा है लोगों को पैसे देने का। मतलब ये कंपनी अभी 30 lakhs के लिए लॉस में चल रही है। मतलब ये कंपनी ये जो पेमेंट है 30 lakhs अभी दे नहीं पाएगी क्योंकि वो इंसॉल्वेंट मानी जाएगी वहां पे। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे आज हमने देखे हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों फ्रेंड्स, तो इसको आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।